Hello students, I am Dr. Smita Jain, Associate Professor Botany. Today onwards, BSc Part 3 Paper 1 that is Ecology and Phytogeography का 1 by 1 according to syllabus ये लेक्चर आपके लिए अवेलेबल होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी की। व्हाट इज़ इकोलॉजी, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं इकोलॉजी में, इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इकोलॉजी होता क्या है। इकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद वन अनदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं प्लस विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। और ये इकोलॉजी की टर्म किसने कॉइन की? जर्मन बायोलॉजिस्ट हैकल ने इस टर्म को कॉइन किया इन द ईयर 1866। और ये किस टर्म से आया? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइकोस मीन्स हाउस और ड्वेलिंग एंड लोगोस मीन्स साइंस और स्टडी। ओके, अब इकोलॉजी को हम दो इस टाइप से स्टडी कर सकते हैं, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़। दैट मीन्स जब हम एक सिंगल स्पीशीज़ को कंसिडर करते हैं और उसका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ देखते हैं तो वो कहलाती है ऑर्टिकोलॉजी। एंड सिनिकोलॉजी इफ़ ऑल स्पीशीज़ आर स्टडीज़ एज अ कम्युनिटी, जब हम सभी स्पीशीज़ का एक साथ स्टडी करते हैं। Environment. What is environment? Everything that affects our surrounds an organism during its lifetime is collectively known as its environment. मतलब जितनी भी एक organisms के आसपास की सराउंडिंग है जो कि उसको कलेक्टिवली इफेक्ट करती हैं वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट। लिविंग भी हो सकता है एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग भी। लिविंग मीन्स फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा दैट मीन्स ऑल द प्लांट्स, फोना दैट मीन्स एनिमल्स, एंड नॉन लिविंग में आपका एयर, वाटर, टेम्परेचर, ये सब किस में आता है? एनवायरनमेंट में। ओके, नाउ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इकोलॉजी में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंडिविजुअल से और लास्ट में क्या है? बायोस्फीयर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब इंडिविजुअल के बाद इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनती है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम और फिर बायोम से बायोस्फीयर। तो स्टूडेंट्स ये टर्म्स आपको जितनी भी टर्म्स में आगे बताऊंगी वो आपको उनको लर्न करना और उनका क्या मीनिंग है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए वी विल डिस्कस दैम वन बाय वन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या है? ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग दैट हैज़ एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल। ओके, दैट मीन्स जो इंडिविजुअल है वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। इसके साथ ही हम स्टडी कर बताएंगे आपको कि स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। दैट मीन्स अब स्पीशीज़ क्या हैं? स्पीशीज़ वो हैं जो कि सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं और इनकी दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो अभी डिस्कस किए वो क्या हैं? दैट मीन्स इनके अंदर इंटरब्रीडिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, इंटरब्रीडिंग। और इंटरब्रीडिंग के बाद जो वो उनको प्रोड्यूस करना चाहिए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, तभी हम उनको स्पीशीज़ बोलेंगे। ओके, सपोज आपने वर्ड सुना होगा एक टिग्लियन। व्हाट इज़ टिग्लियन? टिग्लियन बनता है क्रॉस ब्रीड से बिटवीन टाइगर एंड लायन। बट 2 टिग्लियंस कांट ब्रीड, वो आपस में ब्रीड नहीं कर सकते और करते भी हैं तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए जो टिग्लियंस हैं उनको हम स्पीशीज़ नहीं कह सकते। दैट मीन्स स्पीशीज़ के लिए कौन सी क्वालिटीज़ ज़रूरी हैं? इंटरब्रीडिंग एंड फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, होमोसेपियंस क्या है या जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्जाम्पल हैं एक स्पीशीज़ का। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ इकोफीन। इकोफीन को हम इकैट भी कहते हैं।
तो इसको देख लेते हैं क्या है। दीज आर अदरवाइज कॉल्ड इकेट्स और मॉर्फोलॉजिकली चेंज्ड फॉर्म्स। दैट मीन्स क्या है, व्हेन अ स्पीशीज इज ट्रांसपोर्टेड टू अ न्यू एनवायरनमेंट इट्स फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी टू डेवलप एबिलिटीज़ टू सर्वाइव देयर। इसका मतलब है कि जब कोई भी स्पीशीज़ अपने जो भी नेचुरल उसका एनवायरनमेंट है उससे दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट होती है तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिससे कि वो उसको दूसरे नए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। These differences among ecophines are not permanent। ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जगह की वजह से वो परमानेंट नहीं होते। They are just temporary variations to survive in the new conditions। Therefore ecophines from different habitats when brought together become similar। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि सपोज़ कोई यूरोपियन कंट्री से आदमी आता है, ट्रॉपिकल कंट्री के अंदर आ जाता है तो वो क्या डेवलप कर लेता है, मेलानिन डेवलप कर लेता है। बट वो सिर्फ टेम्परेरी चेंज है, यदि वो वापस यूरोपियन कंट्री में जाएगा तो वो वापस से पहले जैसा ही हो जाएगा। तो दीज चेंजेस आर टेम्परेरी, इनको हम कहते हैं इकोफिन्स। नाउ व्हाट आर इकोटाइप्स। इकोटाइप्स क्या होते हैं, हाउएवर इफ टू ऑफ दीज इकोफिन्स वर टू रिमेन इन देयर न्यू हैबिटेट फॉर टू लॉन्ग। यदि अब ये जो इकोफिन्स हैं यदि इनको एक लंबे टाइम तक इनको नए हैबिटेट के अंदर रखा जाए तो ये जो मॉर्फोलॉजिकली जो फिज़िकल चेंजेस हुए हैं दे विल स्टार्ट बिकमिंग परमानेंट, वो परमानेंट हो जाते हैं। तो जब इकोफिन में जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोटाइप। ओके, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, इकोफिन्स क्या है, इकैट्स क्या है, इकोटाइप्स क्या हैं। तो दे आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड यू जस्ट गो थ्रू इट, और ये बहुत सिंपल आपको पता होने चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्स ऑफ इकोलॉजी यू मस्ट नो द टर्म्स। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो क्या होंगे, सेम स्पीशीज ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। ओके क्लियर, दैट मीन्स पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ऑफ सेम स्पीशीज, दे आर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज। अब उसके बाद एक और टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी, क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट ए गिवन टाइम is termed as population density। चलिए नेक्स्ट इज community। A community is an assemblage or association of populations of two or more different species occupying the same geographical area and in a particular time। This community is also known as biosynosis। That means अब individual के बाद क्या आया, population, population के बाद क्या आया, community। population में क्या था, same species, और community में क्या है, different species, और community को हम कैसे जानते हैं, biosynosis से। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। Communities in most instances are named after the dominant plant form। अब communities को हम कैसे नेम करते हैं, जो भी उसमें dominant species होती है उसके नाम से हम उस कम्युनिटी को जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रासलैंड कम्युनिटी। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी का क्या मतलब है कि इट इज़ डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस दो इट मे कंटेन हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। मतलब वहाँ पे ग्रासलैंड कम्युनिटी में ग्रासलैंड डोमिनेंट होएगी, बाकी जो भी श्रब्स और ट्रीज हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, अलॉन्ग विद एसोसिएटेड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। An ecosystem is a community of organisms interacting with each other and with their environment such that energy is exchanged and system level process such as cycling of the elements emerge। That means अब ecosystem के अंदर क्या है, interaction तो है ही, और इसमें क्या है, energy exchange है और cycling of elements है, cycling of nutrients है। तो इसे हम कहते हैं ecosystem। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम कौन से हो सकते हैं, जैसे गार्डन हैं, क्रॉपलैंड्स हैं, डैम हैं, एक्वेरियम हैं, और जो नेचुरल हैं वो क्या हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं। ओके
अब नेचुरल इकोसिस्टम भी दो तरह के हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, और एक्वेटिक में कौन से होंगे, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर अगेन दो तरह के हो सकते हैं, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब कोई रिवर है, झरना है, वो क्या रनिंग वाटर है, इसको हम कहते हैं लॉटिक भी कहते हैं। एंड स्टैंडिंग वाटर, सपोज कोई सरोवर है, कुंड है, उसे हम लैंटिक भी कहते हैं। ओके, तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि लॉटिक क्या है और लैंटिक क्या है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल नीश। Niche refers to the unique functional role and position of a species in its habitat or ecosystem. That means niche क्या है, इकोलॉजिकल नीश का क्या मतलब है कि क्या रोल है उस स्पीशीज़ का उस इकोसिस्टम में, वो कहलाता है नीश। हर एक स्पीशीज़ का उस इकोसिस्टम में एक डेफिनेट रोल होता है, और वो रोल क्या है उसका, इकोलॉजिकल नीश। द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज़ इन इट्स हैबिटेट इज रेफर्ड टू एज नीश इन दैट कॉमन हैबिटेट। अ नीश इज़ यूनिक फॉर अ स्पीशीज़ while many species share the habitat. That means habitat तो बहुत सारी species शेयर कर सकती हैं, पर हर एक species का एक अपना यूनिक नीश होता है जो कि वो किसी से शेयर नहीं करता। दैट मीन्स हर एक स्पीशीज़ का एक अपना इकोलॉजिकल नीश होता है। दैट मीन्स नो टू स्पीशीज़ इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश। ओके, चलिए नेक्स्ट है अब बायोम्स। बायोम्स क्या होते हैं, बायोम होता है द टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। इट इज़ डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन्स नोन एज बायोम्स। अब बायोस्फीयर तो क्या है, अल्टीमेट जो यूनिट है उसका जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है, लैंड पार्ट है बायोस्फीयर का, जहाँ पर कि ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बायोम। ओके, तो द क्लाइमेट डिटरमाइंस द बाउंड्रीज ऑफ अ बायोम। और जो बायोम, डिफरेंट टाइप्स के बायोम किस पे बेस्ड होते हैं, क्लाइमेट पे। एंड द एबंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच ऑफ इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल। तो उनके हिसाब से बायोम जो क्या है, डिफरेंट जो भी क्लाइमेट हैं आपके, उसके हिसाब से जो 11 तरह के बायोम्स पाए जाते हैं। अब 11 तरह के बायोम, सपोज अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इधर टेम्परेचर है हाई और लो, इधर है रेनफॉल। तो यदि टेम्परेचर भी हाई है और रेनफॉल भी हाई है तो क्या होएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आपके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे देखिए, यदि रेनफॉल थोड़ा सा कम हो गया, टेम्परेचर हाई है, तो क्या हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट हो गया सवाना, फिर वार्म ग्रासलैंड्स, और फिर रेनफॉल बिल्कुल भी कम है और टेम्परेचर भी हाई है तो क्या हो गए, ये डेजर्ट्स हो गए। इसी तरह से आप ऊपर जाएंगे तो क्या हो गए, सब कुछ लो है, मतलब टेम्परेचर भी लो है एंड रेनफॉल भी लो है, तो क्या हो गया, वो टुंड्रा। इस तरह से 11 बायोम्स को हमने इस डिफ्रेंशिएट किया है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर ये मतलब बायोस्फीयर इज़ द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ विच इंक्लूड्स द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। अब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, ये तीनों का जो जहाँ पर मिलते हैं और जहाँ पर कि लाइफ पॉसिबल है, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय देम। ओके, इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा। देखिए ये एटमॉस्फेयर में भी आप जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे क्या है, लाइफ नहीं रहेगी, तो कुछ एरिया में एटमॉस्फेयर में लाइफ होती है। इसी तरह से पानी में भी, यदि आप सी में भी जाएंगे तो बिल्कुल डीप इनसाइड द सी तो लाइफ है नहीं, जितने भी एरिया में लाइफ होती है, और उसी तरह से लैंड के अंदर भी जितने एरिया में लाइफ होती है। तो ये जो कॉमन इन जो इसमें बायोस्फीयर का जो राउंड आप देख रहे हैं, तो बायोस्फीयर क्या है, ये तीनों जो वहाँ पर मिलते हैं क्या, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, और जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। ओके, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, एन इकोटोन इज ए जोन ऑफ जंक्शन और ए ट्रांजिशन एरिया बिटवीन द टू बायोम्स दैट इज डाइवर्स इकोसिस्टम। इसका क्या मतलब है, सपोज एक है इकोसिस्टम 1, दूसरा है इकोसिस्टम 2, तो देयर आर नो क्लियर कट बाउंड्रीज बिटवीन इकोसिस्टम 1 एंड 2, दे ऑलवेज ओवरलैप। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है वो क्या कहलाता है,
इकोसिस्टम, दिस इकोटोन कहलाता है। और इस इकोटोन के अंदर क्या होता है, इकोसिस्टम 1 की स्पीशीज़ भी प्रेजेंट है और 2 की भी, किसी की कम प्रेजेंट होती हैं, किसी की ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अब इसका एग्जांपल क्या है, सपोज मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो किसका इकोटोन है, बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ गया, तो ये इकोटोन का एग्जांपल हो गया। अदर एग्जांपल्स आर एस्चुरी, बिटवीन मतलब फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में होता है, एंड रिवर बैंक और मार्श लैंड बिटवीन ड्राई एंड वेट। तो ये इकोटोन क्या हो गए, दे आर द जंक्शन बिटवीन द टू इकोसिस्टम्स। एज इफेक्ट और एज स्पीशीज़, कई बार इकोटोन के साथ ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। समटाइम्स नंबर ऑफ स्पीशीज़ एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीशीज़ इन इकोटोन इज़ मच ग्रेटर देन द अदर कम्युनिटी, दिस इज़ कॉल्ड एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट में क्या है कि इकोटोन के अंदर एक की तो बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, एक इकोसिस्टम की स्पीशीज़ के, दूसरे के बहुत कम होते हैं, तो वो कहलाता है एज इफेक्ट कहलाता है। तो ऑर्गेनिजम्स विच अकर प्राइमरीली और मोस्ट एबंडेंटली इन दिस जोन आर नोन एज स्पीशीज़, और जो प्राइमरीली प्रेजेंट रहता है वो क्या कहलाता है, एज स्पीशीज़ कहलाता है। ओके तो ये जो भी आपको मैंने टर्म्स बताई हैं, इंडिविजुअल हैं, पॉपुलेशन है, स्पीशीज़, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, इकोटोन, इकैट्स, इकोफीन, इकोलॉजिकल नीश, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और शॉर्ट क्वेश्चंस में ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन द कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्या होगा, ये इकोटोन आपको पता है नहीं होगा, ये होएगा इकोलॉजिकल नीश होएगा। हैबिटेट आपको पता है क्या होता है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए बेस्ट कौन सा होएगा, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, सिंपल सी चीज़। तो इस तरह से ये स्मॉल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।